मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में हम लोग चैप्टर 16 पढ़ेंगे, जिसमें सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन आंसर 15 तक डाल दी थी, आप लोग लिख लेना कंप्लीट। ठीक है, तो देखते हैं कि आप विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। सोचिए कि यदि इन अंग तंत्रों में आपसी तालमेल या समन्वय न हो तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम मनुष्य के शरीर की तुलना एक बड़े कारखाने से कर सकते हैं। एक बड़े कारखाने से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं तुलना हम ना। तो जिस तरह कारखाने के अनेक विभाग होते हैं तथा प्रत्येक विभाग का अलग अलग कार्य होता है, सभी विभागों में समुचित समन्वय और नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्रबंधक होता है ना। इसी प्रकार शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे चलना है, सांस लेना है, भोजन का पचना है, गति करना है, सूंघना है आदि में भी समन्वय एवं नियंत्रण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सजीवों में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य दो प्रकार से होता है। क्या पहला है तंत्रिका तंत्र द्वारा और दूसरा है रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो तंत्रिका तंत्र, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरु रज्जु, तीसरा है तंत्रिकाएं और चौथा है संवेदी अंग। ठीक है, यहाँ पे चित्र में देखो, ये है मस्तिष्क, आप लोग सब जानते हो। ये कपाल तंत्रिकाएं है ना, यह है मेरु रज्जु, ठीक है, लाइनिंग, और यह है इसकी तंत्रिकाएं, नसें, है ना। तो सबसे पहले हम मस्तिष्क को देखते हैं कि यह शरीर का कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है तथा खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है ना। क्या रहता है? ये खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है हमारा मस्तिष्क। दिमाग, यह बोलना, सुनना, पहचानना, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि क्रियाओं पर क्या करता है, ये नियंत्रण रखता है ना। और हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं की ये जानकारी मस्तिष्क को होती है ना। देख रहे हो यहाँ पे, ये है हमारा मस्तिष्क, ये सब सोचना समझना ये सब ये इसका कार्य है। ठीक है, दूसरा है मेरु रज्जु। तो मस्तिष्क का पिछला भाग पतला होकर लंबी बेलनाकार नली का रूप ले लेता है, इसे मेरु रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेरु रज्जु कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी की नलिका में सुरक्षित रहता है और मेरु रज्जु तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर के हर हिस्से से क्या होता है, जुड़ा रहता है। अतः इसे शरीर में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखें कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु को शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी कैसे होती है। ठीक है, तीसरा है तंत्रिकाएं। तो चित्र 16.1 में आपने देखा कि तंत्रिकाएं क्या हैं, धागे के समान रचनाएं। दिख रहे हैं आपको, तंत्रिका ये धागे के समान है ना, नशे है ना, जो शरीर में जाल के समान फैली रहती है और शरीर के प्रत्येक भाग को मेरु रज्जु तथा मस्तिष्क से क्या करती है, वो जोड़ती है। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है, एक है संवेदी तंत्रिका और दूसरा है प्रेरक तंत्रिका। तो वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु तक ले जाती है, उन्हें हम संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं, है ना। वे तंत्रिकाएं क्या है, जो मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु से आदेश शरीर के विभिन्न अंगों तक लाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रेरक। क्या कहेंगे हम उसको? प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक है, यदि किसी गर्म वस्तु से हमारा पैर छू जाए तो हम पैर तुरंत हटा लेते हैं। हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? किसी गर्म वस्तु से अगर हम पैर, हाथ कुछ भी अगर पड़ जाए तो क्या करते हैं, हम तुरंत उसको हटा देते हैं, है ना। और हमारा शरीर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करता है और तुरंत प्रतिक्रिया भी करता है। तो हमारे आसपास होने वाले ये परिवर्तन उद्दीपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्दीपक। और उनके अनुसार शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में गर्म वस्तु उद्दीपक है और पैर का तुरंत हटा लेना अनुक्रिया है ना। और नीचे दी गई परिस्थितियों के आधार पर सारणी 2.1 को क्या करें, हम यहाँ पे इसको भरना है। तो देखते हैं, ठीक है। तो परिस्थिति यहाँ दी है, उद्दीपक यहाँ पे दिया है, अनुक्रिया क्या है, तो धमाके की आवाज़ से चौंकना, ये क्या है, धमाके की आवाज़, और ये क्या है, चौंकना, अनुक्रिया है उसकी। तो परीक्षा के नज़दीक आने पर घबराहट होना, क्या होगा उद्दीपक में, क्या होगा, घबराहट, है ना। अनुक्रिया भी उसका होगा घबराहट। ठंड में ठिठुरना, तो ठिठुरना, है ना, वहाँ भी ठिठुरना। मनपसंद भोजन देकर मुँह में पानी आना, लालच। ठीक है, आवाज़ की दिशा में गर्दन घुमाना। ऊपर दिए गए उदाहरणों में हमारी बाहरी परिस्थितियों में हमें क्या उद्दीपन मिल रहे हैं, या बाह्य उद्दीपन है। इनके अलावा कुछ उद्दीपन क्या कहते हैं, आंतरिक होते हैं, जैसे पाचक नली में भोजन पहुँचने पर पाचक रसों का स्त्राव आदि।
अब देखते हैं हम यहाँ पे परिवर्ती क्रियाएं। तो शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है ना, जैसे कि है अधिक सर्दी लगने पर कांपना, छींकना, मुंह में लार आना, पलकें झपकना आदि, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, है ना। ये इच्छा ऊपर नहीं है, ये अनैच्छिक क्रियाएं वो कभी भी आ सकती है, ठीक है। इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं हमारी इच्छा से संचालित होती है, जैसे कि है उठना, ये हमारी इच्छा पे है, ठीक है। उठना है, बैठना है, चलना, गर्दन घुमाना, झुकना आदि, इन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, है ना। कभी कभी अनैच्छिक क्रियाएं तुरंत व सतह होती है और हमें विभिन्न खतरों से क्या करती है, वो बचाती है। आइए दैनिक जीवन के उदाहरणों से इसे समझे। जैसे रास्ता पार करते समय आपका ध्यान कहीं और है, इस समय कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाए तो आप तुरंत रुक जाते हैं। तेज धूप में आंखों की पलकें आधी मूंद जाती है ना। धूप में देखना आंखें जो है वो मूंद जाती है और अपने आसपास हुए परिवर्तनों के प्रति इस तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक और अचानक होती है। इन क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु से होता है और इन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, है ना। और प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती हैं, यहाँ पे संदेश मेरुरज्जु तक ले जाती है और आदेश प्रेरक तंत्रिका द्वारा क्या करते हैं, अंगों तक पहुंचाया जाता है ना। इस प्रकार एक चाप बन जाता है जिसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे चित्र 16.3 मस्तिष्क को इससे सूचना प्रतिवर्ती क्रिया क्या करते हैं, संपन्न हो जाने के बाद होती है, ठीक है। जहाँ पे दिया 16.2 में क्रिया है, इसका संवेदी अंग है कि सुई का चुभना त्वचा से होता है, फूलों की खुशबू, है ना, स्वाद का चखना, जैसे फूलों की खुशबू नाक से, ठीक है, नाक से हम सूंघते हैं, ठीक है। स्वाद का चखना जीभ, रंग दिखाई देना आँख, ये सब संवेदी अंग उसके, ठीक है। आवाज़ सुनना कान, गर्म वस्तु का स्पर्श त्वचा, नहीं हाथों से, हाथ से, ठीक है। गर्म वस्तु को हम कैसे छुएंगे, हाथ से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका संवेदी अंग, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि हमारी त्वचा, नाक, जीभ, आँख, कान संवेदी अंग है ना, जो बाह्य उद्दीपनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और इन्हें हम ज्ञानेंद्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम ज्ञानेंद्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वय, तो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र के अलावा कुछ विशेष ग्रंथियाँ होती है, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं। ये तरल रसायन हार्मोन कहलाते हैं, जो रासायनिक समन्वय द्वारा विभिन्न क्रियाओं पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, जैसे वृद्धि, विकास आदि। आप जानते हैं पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायनों को नलिकाओं के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, किंतु अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता यह है कि इनमें बने हार्मोन को क्या करते हैं, शरीर के किसी भाग में पहुंचाने के लिए कोई नली नहीं होती, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, है ना। इन ग्रंथियों में से क्या होता है, हार्मोन रक्त के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, है ना। यहाँ देख रहे हो चित्र में, है ना, ये पीयूष ग्रंथि है, ये पैराथायराइड है ना, तो थायराइड है, ठीक है। एड्रिनल है, ये अग्नाशय है, ये अंडाशय, ये वृषण, है ना। ये महिला है, ये पुरुष है, ठीक है। तो महिलाओं में अंडाशय होते हैं और ये पुरुषों में वृषण, ठीक है। तो मनुष्य में स्त्रावी ग्रंथियाँ कैसे होती है ना। तो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण है। ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थित हैं, चित्र 16.4 ये देख रहे हो आप लोग, को देखकर अपनी कॉपी में आप लिखें और आइए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में यहाँ पे हम क्या करें, जानकारी एकत्र करें। जैसे कि है पीयूष ग्रंथि, तो यह ग्रंथि क्या है, मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है, देख रहे हो आप पीयूष ग्रंथि, है ना ये, ठीक है। तो इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है, देख रहे हो आप मटर के दाने के बराबर है ये, है ना। और इस ग्रंथि द्वारा अनेक हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं और फलस्वरूप उनसे विशिष्ट हार्मोन स्रावित होते हैं, है ना। अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। इसके द्वारा स्रावित एक प्रमुख हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। यह शरीर के लंबाई में वृद्धि पर नियंत्रण रखता है। आपने सर्कस में, फिल्मों में या अपने आसपास बौनों को देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उनके बौने होने के क्या कारण हैं? बौने जानते हो आप लोग ना, वृद्धि हार्मोन की
अधिकतर शरीर की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है और इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति क्या बन जाता है, बौना रह जाता है। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि को। ठीक है।